हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 के सेक्शन 2 के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 को। और आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा फंक्शन। यह फंक्शन के कंसेप्ट लेक्चर 4 है। ठीक है, इससे पहले हमने आपके लिए 3 और भी लेक्चर्स दिए हैं फंक्शन के कंसेप्ट पे, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जो भी आपके नए क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे तो अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आप उसको अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, कंसेप्ट खत्म होने के बाद आपको जितने सारे चैप्टर्स होंगे सभी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए जाएंगे। सो आपको जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे 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 आप सीखते चलिए। ठीक है, देखिए फंक्शन में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं उस टॉपिक्स का पर्टिकुलर क्वेश्चंस उससे नहीं पूछे जाते, लेकिन वो जितने सारे टॉपिक्स फंक्शन में आपको पढ़ने हैं उन सभी टॉपिक्स का यूजेज आने वाले चैप्टर्स में होंगे और आने वाले चैप्टर्स में ये सभी फंक्शंस के टर्म्स यूज होंगे। सो अगर आपको पहले से ये सभी टर्म्स पता रहेगा तभी आप उस फंक्शंस को बना पाइएगा। देखिए फंक्शंस में बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शंस आपने पढ़ा होगा। सिग्नम फंक्शन पढ़ा होगा, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा होगा इससे पहले। तो जब तक आपको इनके बारे में नहीं पता रहेगा तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाइएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है, लेकिन आप कैसे आपको उसके बारे में पता रहेगा तभी तो आप वहाँ पे यूज कीजिएगा ना। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा वो क्या कहे जाते हैं, उन्हें हम कैसे समझते हैं, उनका क्या डेफिनेशन होता है, तो इन सभी चीज़ के बारे में आप नहीं जानिएगा तो आपको बनाने में परेशानी होगी। ठीक है, सो इस कारण से फंक्शंस चैप्टर जो होता है वो आपके मैथमेटिक्स के बेसिक को बढ़ाता है और कहें जितने मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं जो आपको यूज किए जाते हैं सभी चैप्टर्स के पढ़ने के दौरान वो सभी आपके फंक्शंस में ही देखने के लिए मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। पता नहीं आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे ज़्यादा, तो हम आपको बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट कर दे पढ़ना, क्योंकि 1 महीना पहले बैच स्टार्ट करने का यही मतलब है कि जल्दी से आप अपने पढ़ाई को रेगुलर कर ले ताकि समय तक आपका सिलेबस कवर हो सके। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता है तब तक हम बच्चे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे अभी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो इस कारण से आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि हमारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्स आए बच्चे का, तो हम सिलेबस को जल्दी से जल्दी और कवर कर सके, यानी सिलेबस के स्पीड को बढ़ा सके। तो आइए बढ़ते हैं लेक्चर्स की ओर। तो इस पर्टिकुलर फंक्शंस के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे अभी हम इस लेक्चर्स में आपको बताएंगे, इसका यूजेज होंगे आपके आने वाले समय में, आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, आने वाले समय में जो भी आपके क्वेश्चंस पढ़िएगा, आप जो भी चैप्टर्स पढ़िएगा तो उसमें आपका इसका यूजेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारा टाइप 1 जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। किसी के नाम से जानते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। इसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में जो भी आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं उसके हम बेसिक आपको जानकारी देंगे। इस बेसिक जानकारी में उसके ग्राफ के बारे में बताएंगे, उसके फंक्शंस को हम लिखते कैसे हैं और उस फंक्शंस का डोमेन क्या होगा, फंक्शंस का रेंज क्या होगा। बस इतना ही चीज़ आपको जानने हैं, दूसरा कुछ नहीं। अगर इतना ही आप जान के रखते हैं, उसके यूजेज जान के रखते हैं, उसके डोमेन रेंज के बारे में जानते हैं, उसके ग्राफ्स के बारे में जानते हैं, तो आपको क्या होगा, आने वाले समय में जो भी चैप्टर्स में इसके यूज होंगे फंक्शंस के, तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में समझते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस किसे कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शंस का हमारा डेफिनेशन तो नहीं यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि डेफिनेशन का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शंस को हम जो डिनोट करते हैं उसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं ये समझते चलिएगा आप। देखिए कांस्टेंट फंक्शंस को सबसे पहले जो ग्राफ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, के होता है। एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, के, और के यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट फंक्शंस की ग्राफ की बात करें कि कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, तो देखिए ग्राफ कैसा होगा। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ होगा एफ एक्स इक्वल टू के, यानी एफ एक्स को यहाँ पे हम वाई के रूप में भी जानते हैं, जैसा कि आपको पता है आप हम एफ एक्स को वाई के रूप में भी समझते हैं। तो वाई इक्वल टू के हो गया, यानी वाई इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ हो गया। तो वाई इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जो क्या हो, ऐसा लाइन जो क्या हो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। ठीक है, ऐसा लाइन जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, यानी यही आपका लाइन हो जाएगा। यही लाइन है जो कि क्या है बच्चे, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये क्या होगा, ग्राफ आपका वाई इक्वल टू के का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया बच्चे, आपका वाई इक्वल टू के का ग्राफ हो गया। और यही क्या है, हमारा कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ होता है।
ठीक है। इस कांस्टेंट फंक्शंस के ग्राफ में अगर हम डोमेन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, हमने आपको पहले भी सिखाया है। देखिए जो जो चीज़ जैसे जैसे हम आपको बताते चल रहे हैं उसको आप समझते चलिए, सीखते चलिए, ठीक है। और इसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे, उसको रिवाइज करते चलिएगा, बार बार वीडियोस को देख लीजिएगा, वीडियोस अपलोडेड होते हैं, ठीक है। और बार बार इसका पीडीएफ पढ़ लीजिएगा तो आपको सारे चीज़ कंसेप्ट दिमाग में रहेंगे। याद रखिएगा हमेशा मैथमेटिक्स भी जो होता है वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ही होता है। जब तक आप कंसेप्ट याद नहीं रहता है तब तक आप किसी भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। आपने खुद सोचा होगा, कभी कभी देखा होगा कि सामने अगर क्वेश्चंस आपके आते हैं और आप अगर उन क्वेश्चंस को नहीं बना पा रहे हैं तो आपको लगता होगा कि हमें इस क्वेश्चंस के पार्टिकुलर फॉर्मूले नहीं याद हो, पूरे अच्छे से कंसेप्ट नहीं पता हो, तभी आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाते हैं। जिसके कंसेप्ट फार्मूला सभी चीज़ पते होते हैं आप उसको आसानी से बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो डोमेन रेंज खासकर सभी फंक्शंस के याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो इस फंक्शंस का डोमेन होगा, ठीक है। डोमेन किसे कहते हैं, ठीक है, और रेंज किसे कहते हैं, आपको ये हमने पहले ही बताया है। यहाँ पे भी हम आपको बता दें कि इसे पिछले वाले वीडियोस लेक्चर देखिएगा आपको फंक्शंस के ही, उसमें आपको सभी चीज़ बताए गए हैं। और एक और बात बता दें कि प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस बैच के सारे वीडियोस आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि ये आपके वीडियोस इस बार के प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करने वाले हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चंस हमने दिया है और बेहतरीन क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को भी सिखाया है हमने, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि इस आपके बैचेस में भी उन सभी का फ़ायदा हो सके। और ये जो नए बैचेस चल रहे हैं उसको तो आप कंप्लीट समय टू समय एकदम टाइम टू टाइम आप देखते चलिएगा, ठीक है। देखिए हमारा टारगेट है बच्चे इस बार 200+ का सिलेक्शन दिलवाना और वो हम जरूर करके रहेंगे, बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप सपोर्ट करते रहें। पिछले बैचेज में हमारे 10+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, तो इस बार हमारा टारगेट है कि लगभग 200+ बच्चे सेलेक्ट हों और ये आंकड़ा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जबकि कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो डोमेन की बात कर लेते हैं कि फंक्शंस का डोमेन क्या होगा। फंक्शंस का डोमेन कहने का मतलब होता है बच्चे कि एक्स का वैल्यू, इस फंक्शन में हम एक्स के क्या वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए जहाँ तक कि एक्स का वैल्यू कहने का मतलब आपको ग्राफ याद रहेगा तो डोमेन रेंज आसानी से याद रहेगा। देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू हम यहाँ से कुछ भी डालें, देख रहे हैं एक्स कुछ भी है हमारा, आगे तक जाएगा ये ग्राफ आगे तक जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कहने का मतलब है एक्स का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो कुछ भी मतलब रियल नंबर, ठीक है, यानी कोई भी रियल नंबर के एक्स का वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, आर हो गया, यानी रियल नंबर हो गया। रेंज क्या हो गया हमारा, रेंज यानी वाई का वैल्यू, यानी जो वाई आएगा, डोमेन यानी एक्स का वैल्यू, रेंज यानी वाई का वैल्यू यानी जो हमारा वाई आएगा। तो वाई क्या क्या आ सकता है इसमें, तो दिख रहा है आपको कि वाई हमेशा कांस्टेंट है, वाई इक्वल टू के है, यानी वाई एक सिंगल वैल्यू आएगा। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो जाए, वाई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, यानी ये जो के वैल्यू है वही आएगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया हमारा, के हो गया, समझ रहे हैं। डोमेन क्या हो गया हमारा, रियल नंबर हो गया, और रेंज क्या हो गया हमारा, के हो गया, ठीक है। चलिए, ये आपके क्या हो गया, डोमेन रेंज हो गए। आप इस दोनों को याद रखिएगा, डोमेन रेंज को, ठीक है। फंक्शंस के ग्राफ को याद रखिएगा और फंक्शंस का वैल्यू याद रखिएगा, वाई इक्वल टू के हमारा क्या होता है, ये फंक्शंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शंस के, नेक्स्ट आपके फंक्शंस का, ठीक है। जो हमारा बी है, फंक्शन ए हमारा कांस्टेंट फंक्शन था, और नेक्स्ट टाइप है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है, आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन में हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन में हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, आइडेंटिटी फंक्शन में हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में फंक्शंस को डिनोट करते हैं हम fx इक्वल टू एक्स से, ठीक है। fx इक्वल टू एक्स ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। fx इक्वल टू एक्स से हम आइडेंटिटी फंक्शंस को डिनोट करते हैं, ठीक है। इस आइडेंटिटी फंक्शन यानी fx इक्वल टू एक्स का जो वैल्यू होता है या जो कहें इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो इसका ग्राफ हम आपको अभी बताते हैं कैसा ग्राफ होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा यहाँ पे, इसमें से fx इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। तो fx इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो आपको ये दिख रहा होगा हम fx को y अगर लेट कर सकते हैं तो y इक्वल टू क्या है, x, यानी y इक्वल टू एक्स। ये कैसे ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है ऐसा लाइन जो कि क्या हो, ओरिजिन से होते हुए पास होता हो, ठीक है। ऐसा लाइन जो ओरिजिन से होते हुए हमारा पास होता हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन से होते हुए पास हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, यानी कहने का मतलब y इक्वल टू एक्स यानी fx इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया,
ठीक है। और जहाँ पे इसका जो स्लोप होता है ये कितना होता है आपका 45 डिग्री होता है, या बीचों बीच यानी मिडिल से होते हुए जाता है। ठीक है, तो इस ग्राफ की डोमेन की बात करते हैं। इस ग्राफ का हमारा डोमेन क्या होगा, तो इस ग्राफ का हमारा डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है, ये दोनों बात करेंगे इसी के बारे में। डोमेन यानी क्या होता है बच्चे, डोमेन यानी होता है हमारा एक्स का वैल्यू, रेंज यानी वाई का वैल्यू। ठीक है, ये आपको खुद से समझते चलना है। डोमेन बात करते हैं इस y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ यानी क्या है आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में। तो आइडेंटिटी फंक्शंस का जो डोमेन होता है वो क्या होगा, ये ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारा जो x का वैल्यू होगा वो देख रहे हैं आप, पूरा x इक्वल टू यानी पूरे रियल नंबर में x हमारा फैला हुआ है, यानी x के वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी यानी कहने मतलब रियल नंबर। ठीक है, और y का वैल्यू क्या आएगा, तो y का वैल्यू आप देख सकते हैं, y का वैल्यू हमारा यही y का वैल्यू देगा, देख रहे हैं कुछ भी y का वैल्यू देगा, यानी सारे वैल्यू y के सारे वैल्यू ये देंगे, यानी सारे वैल्यू कहने का मतलब y इक्वल टू क्या होगा r, यानी ये भी आपका रियल नंबर होगा, डोमेन भी रियल नंबर और आपका रेंज भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया आपके, ये आपके हो गए डोमेन और रेंज किसके रिगार्डिंग, आइडेंटिटी फंक्शंस के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सिंपली पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में, किसके बारे में, पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए पोलिनोमियल फंक्शंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शंस को डिफिनीशन जो होते हैं वो सिंपली हम समझते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन आपका सी नंबर में, ठीक है, पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट क्या हो बच्चे आपका, ए नॉट एक्स टू द पावर एन रहे, ठीक है, प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन रहे, प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू रहे, ठीक है, प्लस अप टू कहाँ तक ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन रहे। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस को क्या कहते हैं हम, पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा ए नॉट ए वन ए टू ये सभी क्या है आपके एक रियल नंबर से, क्या है ये सभी क्या है आपके एक रियल नंबर। तो इस टाइप के फंक्शन हो जिनकी डिग्री क्या हो, एन हो, क्या है जिनकी डिग्री एन हो, ऐसा फंक्शंस जिनका डिग्री एन हो उसे हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, फंक्शंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शंस हैविंग डिग्री एन। ठीक है, फंक्शंस ऐसा फंक्शंस जिनकी डिग्री क्या हो बच्चे, एन हो, समझ रहे, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे हम, पोलिनोमियल फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्या, कि रेशनल फंक्शंस किसे कहेंगे। ठीक है, रेशनल फंक्शंस किसे कहेंगे, तो ये सभी छोटे छोटे टर्म्स है, इनका कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सो इसका आंसर इनको हम जल्दी जल्दी निकालते चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रेशनल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन यानी कहने का मतलब जो हमारा फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स अपॉन बी एक्स। ठीक है, क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी एक्स क्या हो, ये एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है, क्या है, ये एक रेशनल फंक्शन है जहाँ हमारा ए एक्स और बी एक्स जो है वो क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन होंगे, जहाँ पे हमारा वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं, वेयर ए एक्स एंड बी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, वेयर कहाँ, जहाँ पे ए एक्स और बी एक्स होंगे वो क्या होंगे बच्चे, हमारे पोलिनोमियल फंक्शन होंगे। ठीक है, यहाँ पे रेशनल फंक्शन हो गए, ये क्या हो गया आपके पोलिनोमियल फंक्शन हो गए, ये पोलिनोमियल फंक्शन रेशनल फंक्शन दोनों के डिफिनीशन हो गए। और देखिए ए एक्स और बी एक्स क्या है, हमारे पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ए एक्स जो होंगे और बी एक्स जो होंगे वो इसके टर्म में होंगे, क्या होंगे, ये ए एक्स और बी एक्स होंगे वे सेम इसी के टर्म में होंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, सिंपली समझ सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू होगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू क्या होंगे ए एन एक्स टू द पावर एन, इस प्रकार से होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमारे जो टाइप होंगे फंक्शंस के उसके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो क्या होंगे हमारे, चलिए तो उसका हम बात करते हैं। तो वो हमारे अब नेक्स्ट टाइप जो है फंक्शंस के वो है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो हम किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लिखते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो हमारा फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एक्स होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि इस फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में। इस फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे एक और बता दें आपको बात कि एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स में ए क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है, और क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम डोमेन की बात करते हैं। इस फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, इस फंक्शंस का डोमेन क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे आपको बता दें। तो डोमेन लिखेगा, डोमेन और क्या है हमारा रेंज, ये दो बात है यहाँ पे। डोमेन और रेंज के बारे में समझते हैं। डोमेन हमारा एक्स का वैल्यू बताता है और रेंज हमारा वाई का वैल्यू बताता है। ठीक है, डोमेन नहीं एक्स का वैल्यू। इस ग्राफ से अगर समझते हैं तो सबसे पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं, फिर इस ग्राफ से हम डोमेन रेंज को जानेंगे। देखिए इस ग्राफ में हमारा दिया जा रहा है दो टाइप के फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में ही दो टाइप के फंक्शन। एक प्रकार का फंक्शन है हमारा, एक प्रकार का फंक्शन है जहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे, एक प्रकार के फंक्शन में जहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इन दो सभी के लिए। ठीक है, और एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा है। ठीक है, एक से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमारे बात होंगे इस दोनों ग्राफ में। यहाँ पे दो बातें कही, एक में ए ग्रेटर देन 1 है और दूसरे में यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, दूसरे में ए क्या है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ए ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर हमारा इस फंक्शन में ए का वैल्यू अगर एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा कहने का मतलब 2, 3, 4 इस प्रकार से हो। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ होता है फंक्शन y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का, वो कैसा होता है ग्राफ, इस प्रकार से ग्राफ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ होता है, और भी ग्राफ हो सकते हैं इस प्रकार से ग्राफ। ठीक है, तो सभी ग्राफ इस प्रकार से हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे बात होता है हमारा जब ए का वैल्यू क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो। जब ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है, तब हमारा जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे एक 0 से जब 1 के बीच में होगा तो फंक्शन हमारा होगा y इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 0 से 1 के बीच 1/2, उस पर पावर क्या है, x है, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस एक्स, 4 टू द पावर माइनस एक्स, 10 टू द पावर माइनस एक्स। इसका ग्राफ क्या है आपके y एक्सिस के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, y एक्सिस के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब हमारा ए ग्रेटर देन 1 होता है, ए ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब y इक्वल टू क्या हो, ए ग्रेटर देन 1 के लिए y इक्वल टू क्या हो, 2 टू द पावर एक्स हो, 2 टू द पावर एक्स हो, और क्या हो आपका 4 टू द पावर एक्स हो, या फिर आगे कुछ भी हो। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ जो होगा हमारा y से क्या हो, राइट हैंड साइड में होता है। इस प्रकार से ग्राफ जाता है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों ग्राफ आपको समझ में आ चुके होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रिगार्डिंग। इस ग्राफ में आपको ज़्यादा नहीं समझना है, इस ग्राफ में सिंपली आपको ग्राफ को सीख लेना है कि ए लेस देन और ए ग्रेटर देन 1 के लिए और ए 0 से 1 के बीच ग्राफ कैसा कैसा होता है, और इससे ज़्यादा डीपली आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो समझना है उसको देखिए। यहाँ पे आपको समझना है डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में। डोमेन क्या होता है हमारा, ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखिएगा डोमेन यानी एक्स का वैल्यू। ठीक है, एक्स का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी है, हमारा एक्स का वैल्यू कुछ भी है, यानी कुछ भी कहने का मतलब कोई भी रियल नंबर यहाँ पे एक्स के वैल्यू हो सकते हैं। तो हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रेंज के बारे में बात करते हैं कि रेंज क्या होगा, रेंज हमारा क्या होगा। ठीक है, तो रेंज यानी y का वैल्यू आपको दिख रहा है, सिंपली सारे y का वैल्यू ऊपर है, हमारे सारे y के वैल्यू ऊपर दिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है वैल्यू y का जो कि क्या हो, नीचे हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और कहें कि हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, R+, क्या होगा, R+। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। यहाँ पे हम एक और बात करते हैं जो कि आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि नेचर के बारे में। इस फंक्शंस के आने वाले समय में हम आपको फंक्शंस के नेचर के बारे में बताएंगे कि 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शंस, ये सब किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा नेचर के बारे में समझा दें कि नेचर जो होगा फंक्शन का, ये आपको याद रखना है। ये कैसे होगा ये हम आपको आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे। ठीक है, ये सभी का प्रयोग आपका क्वेश्चंस में बनाने के दौरान होता है। ठीक है, नेचर की बात करते हैं तो नेचर कैसा होता है इस फंक्शंस का नेचर जो होता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, 1 फंक्शन। ठीक है, 1 नेचर का होता है। ठीक है, यानी एक वैल्यू के लिए सिर्फ एक एक्स के वैल्यू के लिए सिर्फ वाई का वैल्यू एक ही आएगा, यानी अगर x का वैल्यू सिंगल वैल्यू है तो y का भी एक सिंगल वैल्यू ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x के एक सिंगल वैल्यू के लिए y का 2 वैल्यू आ जाए। जैसे आपको पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है ये आपके x के एक वैल्यू के लिए क्या है, x के अलग अलग वैल्यू के लिए भी ये सिंगल वैल्यू देता है। जैसे देख सकते हैं x इक्वल टू 1 डाल दे, ठीक है, तब भी y इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू -1 डाल देंगे तब भी y इक्वल टू 1 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का वैल्यू सेम है।
ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम मेनी फंक्शन कह सकते हैं, मेनी वन फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं मेनी वन, वन वन, इन सभी को हम बाद में समझेंगे। जो पहले यहाँ पे सीखना है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, डोमेन के बारे में समझ गए, रेंज के बारे में समझ गया, और इसके नेचर को याद रखिए कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वन वन नेचर का होता है, क्योंकि ये आपको सिंगल, ये जो वन वन नेचर जो आपको लिखवा रहे हैं, ये आपको सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप एक लाइन में सिर्फ इसको टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नए फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है, तो लॉगरिदमिक फंक्शंस के एफ एक्स इक्वल टू, इसको लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखते हैं बच्चे, एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं लॉग एक्स, क्या लिखते हैं लॉग, ठीक है थोड़ी देर रुक जाइए, लॉग ए बेस पे एक्स। ठीक है, जहाँ पे ए जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और ए क्या होता है, नॉट इक्वल टू 1 होता है, ए क्या होता है, नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके डोमेन की बात करते हैं, इसके रेंज की बात करते हैं, और इसका नेचर भी जान लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन, डोमेन, रेंज और क्या होगा, नेचर, ये तीनों के बारे में समझते हैं। तो इस तीनों को समझने के लिए सबसे पहले ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से एडिट कर लेते हैं। ठीक है, ये डोमेन रेंज, ये ग्राफ आपको बताने का मतलब होता है कि आप डोमेन रेंज को अच्छे से समझ सके, क्योंकि ग्राफ से बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं कि डोमेन रेंज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे ग्राफ्स दिए गए हैं वो दो ग्राफ दिए गए हैं। ये जो ग्राफ है, इस प्रकार से जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ये ग्राफ आपके दिए गए हैं, जहाँ पे ए का वैल्यू क्या है हमारा बच्चे, ए का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ए का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है इस प्रकार से जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के जो नीचे दिख रहे हैं, ये जो ग्राफ है हमारे, ये बताया जा रहा है एक्स ए का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, डोमेन का बात करते हैं। डोमेन जो होता है वो एक्स के वैल्यू को बताता है, डोमेन जो होता है वो हमेशा एक्स के वैल्यू को बताता है, रेंज हमेशा वाई के वैल्यू को बताता है। तो डोमेन जो होगा वो एक्स का वैल्यू को बताएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंपली सारे वैल्यू इस प्रकार से हैं, इधर इधर है। ठीक है, यानी आपके राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में एक्स का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो हमारा डोमेन होगा, यानी इसमें जो एक्स का वैल्यू डालेंगे वो क्या डालेंगे, हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, यानी आर प्लस। ठीक है, और कहें एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, ये क्या होगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो रेंज होगा, आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हमारा क्या है, नेचर, नेचर ये कैसा नेचर होता है, तो ये भी जो होता है आपके, ये सेम आपके वन वन नेचर के होते हैं, यानी जिस प्रकार से आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसी प्रकार से ये भी क्या होते हैं, वन वन नेचर्स के ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके इसके डोमेन, रेंज और इसके नेचर के बारे में आपको पता चल गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा अच्छे से इसको ब्रैकेट कर दें, समझ में आ गया आपको लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में, जिसको कि हम मॉड ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। किसको, मॉड ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। चलिए बात करते हैं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है इसको हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। और इस मॉड ऑफ एक्स को फर्दर क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। इस मॉड ऑफ एक्स को फर्दर क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। तो इसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। कब लिखते हैं, जब हमारा एक्स का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मॉड ऑफ एक्स को हम फर्दर तोड़ के माइनस एक्स भी लिखते हैं, लेकिन कब लिखते हैं, जब हमारा एक्स का वैल्यू क्या होता है बच्चे, आपका लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ एक्स को तोड़ने का तरीका होता है। मॉड एफ एक्स को हम मॉडुलस ऑफ एक्स लिखते हैं, जिसके एक्स के दोनों साइड हम ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, और एकदम छोटा सा सिंपल डंटा देते हैं, और उसको हम फर्दर जो तोड़ते हैं उसको हम इस प्रकार से तोड़ते हैं। इसमें लिखते हैं एफ एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं कब, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो इक्वल टू का साइन है ये आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं कब, जब एक्स हमारा क्या हो, ग्रेटर देन लेस देन 0 हो। ठीक है, इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं कि इसका डोमेन रेंज क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डोमेन, ठीक है, डोमेन यानी एक्स का वैल्यू, ओके, रेंज यानी वाई का वैल्यू, रेंज यानी वाई का वैल्यू, और यहाँ पे नेचर भी समझ लेते हैं, नेचर। ठीक है, नेचर क्या होगा इस फंक्शंस का, इसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो इन सभी चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझ ले कि हमारा ग्राफ क्या कहता है। तो ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि
ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। और y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो आपका ग्राफ इस प्रकार से होता है, यानी कंप्लीट ये जो आपका दोनों साइड ग्राफ होंगे ये होंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे इसको समझते चलिएगा। जब हमारा ग्राफ का वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स लिया जाए, यानी इस एफ एक्स के जगह पे हम y मानते हैं हमेशा, आपको पता है, और इस x को जब लिया जाए तो y इक्वल टू एक्स हो जाता है। तो y इक्वल टू एक्स के लिए जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये सिंपली इस प्रकार से ग्राफ होता है, सॉरी वो कैसा ग्राफ होता है, वो इस प्रकार से ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ इधर साइड हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब हम y इक्वल टू इसको ले, यानी माइनस एक्स को ले, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये आपका कब कब होता है, जब आपका ग्रेटर देन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है, और एक्स का वैल्यू क्या होता है, सॉरी लेस देन जीरो होता है, और एक्स का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। जैसा कि आपको पता है कि y इक्वल टू जब x का बात करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा, पूरा नीचे तक आएगा। जब y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ करेंगे तो ये भी क्या होगा, हमारा नीचे तक आएगा, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू एक्स कब तक होगा, जब हमारा x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब जब भी लिया जाएगा वो इतना ही दूर तक का लिया जाएगा। तो इस ग्राफ को क्या करते हैं, हम निगलेक्ट कर देते हैं, इस ग्राफ को क्या करते हैं, हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब y इक्वल टू माइनस एक्स का बात करते हैं तो ये ग्राफ ये कब के लिए वैल्यूड है, जब x का वैल्यू लेस देन जीरो है। तो लेस देन जीरो कहने का मतलब होता है कि इधर साइड के लिए, ठीक है, यानी ये वाला ग्राफ को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो इस दोनों को निगलेक्ट करने का मतलब इसको दोनों को इरेज कर देंगे, तो ग्राफ हमारा कैसा दिखेगा, ग्राफ हमारा दिखेगा इस प्रकार से, यानी इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ होता है, समझ रहे हैं। चलिए इन सभी को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आपको ग्राफ समझ में आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको यह समझाना है कि इसका डोमेन रेंज क्या होगा। तो डोमेन कहने का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, कुछ भी एक्स का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, एक्स का वैल्यू रियल नंबर हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया हमारा, रियल नंबर हो गया। रेंज बात करते हैं, रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है हमारा वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू हमेशा आपको दिख रहा है ऊपर साइड में, यानी वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो कह सकते हैं आर प्लस, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। और आप इसको क्या कह सकते हैं, और आप इसको कह सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटी को हमेशा पकड़ा नहीं किया जाता है, इसमें क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर, और कह सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी। नेचर के बारे में बात करते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, मेनी वन का नेचर होता है, यानी मेनी वन, ठीक है, मेनी वन का नेचर होता है, समझ रहे हैं। यानी एक वैल्यू के लिए क्या होगा, एक्स के दो डिफरेंट वैल्यू के लिए भी ये सिंगल सेम वैल्यू आपका दे सकता है, ठीक है। वाई इसका क्या होगा, नेचर सेम होगा। जैसे आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, जब हमारा एक्स का वैल्यू वन रहे, एक्स का वैल्यू जब वन रहे तो हमारा ये जो फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो हमारा वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। जब एक्स का वैल्यू माइनस वन रहे, ठीक है, तो ये हमारा इस ग्राफ के लिए जाएगा, तो वाई का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस में माइनस वन डालेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस वन दे देगा। यानी देख रहे हैं, दो एक्स के वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू हमेशा वन ही आ रहा है, ठीक है, वन ही आ रहा है। तो इसका आंसर कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। कैसा होता है फंक्शन, मेनी वन फंक्शन होता है, ठीक है, समझ में आ चुका है आपको। और एक आपको बता दें कि ये जो फंक्शन होता है ये हमारा मेनी वन के साथ साथ क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। और देखिए ये जो इवन फंक्शन होता है, ठीक है, ये इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं वो हमने प्रीवियस बैचेस के बहुत सारे क्वेश्चन जब डिस्कशन कर रहे थे उसमें ही मैंने बताया था। और इस चीज़ को हम आगे आने वाले वीडियोज लेक्चर में फंक्शंस के ही नेक्स्ट जो वीडियोज लेक्चर आपके आएंगे कंसेप्ट के उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मेनी वन फंक्शन, और ये कैसा फंक्शन होता है, इवन होता है। इवन के साथ साथ क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, इवन और साथ ही साथ कंटिन्यूअस फंक्शन भी होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ चुका है। इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं आपके लिए, ताकि क्या आपको इसको अच्छे से याद कर ले। चलिए ये कैसा हो गया, इवन फंक्शन, इवन और कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शंस के बारे में बेसिक आपको जानकारी यही समझना है सिंपली, कि ये जो फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन, उसको हम कैसे लिखते हैं। तो इसको हम एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं क्या, 1 0 -1। सिग्नम हमेशा तीन वैल्यू देता है, 1 देता है, 0 देता है और -1 देता है। 1 कब देता है, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। -0 कब देता है, जब एक्स का वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 0 होता है। और -1 कब देता है, जब एक्स का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है। और हम आपको बता दें थोड़ा सा कि सिग्नम को लिखने का क्या तरीका होता है। सिग्नम को लिखने का क्या तरीका होता है, तो सिग्नम को हम x अपॉन मॉड ऑफ x से भी लिखते हैं, ठीक है। सिग्नम फंक्शंस को हम x अपॉन मॉड ऑफ x से भी लिखते हैं। इसे हम क्या लिखते हैं, x अपॉन मॉड ऑफ x से भी हम इसे ऐसे लिख के डिनोट भी करते हैं। लेकिन आपको सिंपली यह याद रखना है कि सिग्नम फंक्शंस को तोड़ने के बाद जो वैल्यू आते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं x इक्वल टू 1 0 और क्या होते हैं, -1 होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शंस के रिगार्डिंग और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसके डोमेन को लिखेंगे, ठीक है, डोमेन को लिखेंगे।
इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसके रेंज को लिखेंगे, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसके हम नेचर को भी जानेंगे, ठीक है, इसके नेचर को भी हम जानेंगे। ये नेचर याद रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको काम आते हैं, ठीक है, फर्दर क्वेश्चंस को बनाने में इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेचर को हम लिख लेते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं। चलिए डोमेन को और रेंज को और नेचर को समझने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसके ग्राफ को देख लेते हैं। ये डोमेन यानी एक्स का वैल्यू, रेंज यानी वाई का वैल्यू। डोमेन को बात करें तो इस ग्राफ को अगर थोड़ा सा समझिएगा, y इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 क्या है, एक कॉन्स्टेंट ग्राफ है, लेकिन ये किसके लिए है, x ग्रेटर देन 0 के लिए है, ठीक है, यानी 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 0 को इंक्लूड नहीं करना है तो ये देख सकते हैं, ये जो गोला बनाया गया है ये क्या है, इसके अंदर खाली गोला है यानी ब्लैंक है, ठीक है, ये देख रहे हैं सिंपली गोला है, ये ऐसा गोला नहीं है, ये भरा हुआ गोला नहीं है, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक गोला है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा सिग्नम फंक्शन को ब्लैंक गोला से बनाया जाता है। तो जब y इक्वल टू 1 का बात करते हैं तो y इक्वल टू 1 एक कॉन्स्टेंट का ग्राफ होगा, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है आपको कॉन्स्टेंट फंक्शन के से रिलेटेड। सबसे पहले जो फंक्शन था हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन ही था, तो उसमें हमने आपको बताया था y इक्वल टू 1, तो इस प्रकार से ग्राफ होगा, लेकिन यहाँ पे इसको छोड़कर, ठीक है। सिमिलरली y इक्वल टू 0 ग्राफ होगा, तो y इक्वल टू 0 यानी यही बिंदु होगा y इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये बिंदु हमारा। साथ ही साथ y इक्वल टू -1 यानी ये आपका पूरा पीछे, ठीक है, क्या होगा, ये पूरा पीछे और इसको यहाँ पे छोड़कर, समझ रहे। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इस ग्राफ के 3 पार्ट होंगे, एक यह पार्ट, एक 2 पार्ट, और ये बीच वाला जो छोटा सा बिंदु जो आपको दिख रहा होगा एकदम काला से, पूरा घना काला से आपको जो सेंटर पर बिंदु दिख रहा है, यही पार्ट आप वाला, यही घना वाला पार्ट, ठीक है। ये तीनों इसके ग्राफ के पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे y है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके डोमेन के। तो डोमेन यानी x का वैल्यू, देख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, x का वैल्यू हम यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, हमें मिलेगा, x का वैल्यू हमें मिलेगा r यानी रियल नंबर, ठीक है। सिमिलरली अगर y की बात करते हैं तो y का वैल्यू हमें क्या क्या मिलता है, तो y का वैल्यू यहाँ पे हमें दिख रहा है सिंपल कि हमें y के सिर्फ 3 ही वैल्यू मिल रहा है, या तो 1, ठीक है, या तो हमें 1 मिल रहा है, या तो 0, या तो -1, यही 3 वैल्यू में मिल रहा है। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, ठीक है। और इसको आप याद रखिएगा, ये भी इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। इसके नेचर की बात करते हैं कि सिग्नम फंक्शंस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, मेनी वन होता है, और साथ ही साथ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी होता है। जब आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। तो ये इसका रेंज का, इसका नेचर कैसा होता है, आपका मेनी वन नेचर का होता है, और क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का नेचर होता है, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके सिग्नम फंक्शंस हो गए। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में। चलिए अब हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को स्टेप फंक्शन भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को हम डिनोट करते हैं f(x) इक्वल टू x और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये ब्रैकेट आपको क्या होता है, ये इस प्रकार से ब्रैकेट दिया हो तो ये ग्रेटेस्ट फंक्शंस के बारे में बताता है। और याद रखिएगा हमेशा कि जब भी ग्रेटेस्ट फंक्शंस की बात कही जाएगी किसी भी क्वेश्चंस में, वहाँ आपको एकदम सिंपली लिखा जाएगा वहाँ पे कि ये फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सिंपली ऐसा लिख के छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे एकदम अच्छे से लिख दिया गया होगा कि ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस के यूज आते हैं बहुत सारे आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के बनाने के दौरान, इन सभी के क्वेश्चंस के बनाने के दौरान ये सभी का यूज होता है। और भी बहुत सारे चैप्टर्स में इसके यूज होते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सभी चीज़ में, ठीक है। तो इसको आप सीखिएगा, इसको जानिए कि हम इस फंक्शंस को लिखते कैसे हैं, तोड़ते कैसे हैं, और कैसे इसको हम समझते हैं, ठीक है। चलिए तो f(x) इक्वल टू हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं, x के अंदर ब्रैकेट, ठीक है। और इसका जो डोमेन होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन और रेंज, ठीक है, और नेचर, सभी के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। डोमेन x होता है, रेंज y होता है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज और नेचर के बारे में समझने से पहले इसके हम ग्राफ को समझते हैं पहले थोड़ा सा, कि f(x) इक्वल टू x, यानी ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमें होता है, ये हमेशा एक इंटीजर देता है, ये होता है हमेशा कि एक इंटीजर देता है। और ऐसा इंटीजर क्या हो, जिस वैल्यू जो आपको दिए होंगे उससे क्या होगा, जस्ट पीछे वाला वैल्यू, जो हमारा वैल्यू दिया होगा उससे जस्ट पीछे वाला वैल्यू, ठीक है। नाम है इसका ग्रेटेस्ट वाला, ठीक है। इसको याद समझने का एक तरीका होता है कि इसको समझिएगा थोड़ा सा ट्रिक टाइप के, कि नाम है इसका ग्रेटेस्ट लेकिन काम है इसका स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है। इसके एग्जांपल को समझिएगा, इसके एग्जांपल से आपको सारे चीज़ समझ में आएंगे। अगर आपको y इक्वल टू, अगर आपको दिया हो 1.5,
ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होगा, ये क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू मिलेगा आपको 1। ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको बच्चे, 1 मिलेगा। यानी 1.5 से जस्ट पीछे वाला वैल्यू, 1.5 से जस्ट पीछे वाला वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर वहीं पे आपको y इक्वल टू क्या दिया हो, y इक्वल टू दिया होगा हो, चलिए इसको ना थोड़ा सा पीछे आपको समझाते हैं, ठीक है। तो इसको पीछे समझाते हैं एक नए पेज में, तो और आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। y इक्वल टू आपको दिया गया हो अगर 2.9, ठीक है, तब भी इसका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा आपको 2। इसका वैल्यू क्या मिलेगा 2, यानी इससे जस्ट पीछे वाला वैल्यू। तो 2.9 से जस्ट पीछे वाला वैल्यू नहीं, 2.9 से जस्ट पीछे वाला इंटीजर वैल्यू, 2.9 से जस्ट पीछे वाला इंटीजर यानी 2 मिलेगा, ठीक है। अगर y इक्वल टू दिया हो 105.29, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अंदर, तो इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, 105 होगा, ठीक है। क्या होगा, 105 होगा, ठीक है। वहीं पे अगर y का वैल्यू आपको -1.5 दे दिया जाए, तो इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, तो इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर -2 कैसे होगा। तो इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर लिखना है, यानी इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर लिखना है, तो -1 से छोटा, -1.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, -1.5 से छोटा इंटीजर -2 ही होगा ना, क्योंकि -1 क्या होगा और -2 में कौन सा बड़ा है, -1 और -2 में -1 बड़ा होता है, ठीक है। निगेटिव में जो क्या होता है, जो लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव में छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू -2 है -1 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, समझ रहे। चलिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 एक और बताते हैं। y इक्वल टू आपको दिया गया हो -8.9, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -9 रहेगा, यानी जस्ट इससे पीछे वाला। अगर y इक्वल दिया हो -50.25, ठीक है, तो इसका जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, -51 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का एग्जांपल है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को हमेशा इसी प्रकार से लिखते हैं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमेशा एक इंटीजर देता है, कोई वैल्यू नहीं देता है, वो जब भी देता है एक इंटीजर देता है, ठीक है। तो इस ग्राफ को समझिएगा, 0 से 1 के बीच में जब भी वैल्यू देगा, अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एक और बता दे आपको, थोड़ा सा समझिएगा, y इक्वल टू अगर दे दिया जाए आपको 0.9, तो वैल्यू क्या देगा, इसे जस्ट पीछे वाला इंटीजर, यानी इसे जस्ट छोटा वैल्यू, तो क्या होगा, इसे जस्ट छोटा वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 देता है, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से आपको 0 से 1 के बीच जो भी वैल्यू डालेंगे, 0 से 1 के बीच जो भी वैल्यू डालेंगे, ये वैल्यू हमेशा हमें क्या देगा, हमेशा वैल्यू हमें 0 ही देगा, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये इंटरवल वाइज डिफाइन होता है, यानी इंटरवल वाइज कहने का मतलब कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में ये क्या देगा हमेशा आपको, 0 से 1 के बीच में ये हमेशा वैल्यू आपको क्या देगा हमेशा बच्चे, ये आपको 0 ही देगा, ठीक है। 1 को छोड़ के 1 नहीं लिख सकते यहाँ पे हम, 1 को छोड़ देते हैं, चलिए ये वैल्यू क्या देगा, हमेशा 0 देगा, ठीक है। फिर अगर इंटरवल बात करें, अगर इंटरवल हमारा क्या हो 2 से 5 हो, ठीक है, 2 से 5 हो इंटरवल, या फिर कहें सिंपली 2 से हर एक पार्टिकुलर इंटरवल में लेते हैं, ठीक है। तो 2 से हमारा 3 लेते हैं, ठीक है। 2 से 3 के बीच में ये क्या देगा हमेशा, ये हमेशा देगा आपको 2 ही देगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये इंटरवल वाइज डिफाइन होता है। तो 0 से 1 के बीच ये क्या देगा, जब भी देगा तो आपको 0 देगा, ठीक है। सिमिलरली 1 से 2 की बात करेंगे तो 1 से 2 के बीच हमेशा ये देगा आपको 1, 2 से 3 की बात करेंगे तो हमेशा ये आपको 2 देगा, ठीक है। 3 से 4 की बात करेंगे आगे तो हमेशा ये 3 देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर पीछे जाते हैं इस साइड में, तो ये क्या हमारा, ये 0 से -1 के बीच हमेशा क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। इस कारण से ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाता है और यहाँ पे गोला हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर -2 से -1 की बात करेंगे तो ये हमेशा -2 देगा, तो -2 पे देख रहे हैं भरा हुआ ग्राफ है और -1 पे क्या है, गोला है, ठीक है, यहाँ पे खाली गोला है, समझ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ होते हैं। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ से हम डोमेन को अगर जाने, तो डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन होगा हमारा यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, देख रहे हैं एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हैं एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। रेंज कैसा हो गया, यानी डोमेन का वैल्यू आर हो गया, ये रियल नंबर। रेंज क्या होगा, रेंज हमेशा जब भी देगा ये एक इंटीजर देगा, और इंटीजर कैसा, पॉजिटिव इंटीजर भी दे सकता है और निगेटिव इंटीजर भी दे सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस और आई माइनस, ठीक है, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमने आपको जब इंटीजर सिखाया था तो उसमें बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर को किस प्रकार से डिनोट करते हैं। देखिए जो भी चीज़ हम आपको बताते चले, सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी को सीखते चलिए, ठीक है। नेचर की बात करते हैं कि नेचर कैसा होगा हमारा, इस फंक्शंस का नेचर कैसा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के फंक्शन का नेचर तो कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। मेनी वन कैसे मेनी वन होगा, यानी एक्स के बहुत सारे वैल्यू के लिए y का वैल्यू हमें सेम ही मिल जा रहा है। जैसे देख सकते हैं कि इसी एग्जांपल में समझिएगा कि x के 2 से 3 के बीच x का अनगिनत वैल्यू होगा, लेकिन जब भी वैल्यू मिलेगा हमें 2 ही मिलेगा, यानी x के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारा y का वैल्यू हमेशा 2 ही मिल रहा है, y का वैल्यू हमेशा 0 ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, हमारे मेन इवन फंक्शंस हो गए, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, जो समझना था आपको समझ लिया आपने,
ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए। चलिए, तो ये क्या हो गया, आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के सारे कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गए। फंक्शंस को कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, साथ ही साथ फंक्शंस के डोमेन रेंज क्या होते हैं, नेचर क्या होते हैं, फंक्शंस की हम एग्जांपल को कैसे समझते हैं, सभी चीज़ आपको समझ में आ चुके हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब आपको एक्सरसाइज, जब आपको वहाँ पे क्वेश्चंस बताया जाएगा तो इतना ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया जाएगा, सारे कंसेप्ट बताते चल रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि प्रीवियस बैचेज के सारे क्वेश्चंस को बनाइए आप, वो सारे आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को जान लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के प्रॉपर्टीज़ को। तो पहला प्रॉपर्टीज़ में आप थोड़ा सा देखिए, आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है इसमें, तो जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बस उसी को बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर x के अंदर -x दिया गया हो, अगर x के अंदर -x दिया गया हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सिंपली माइनस बाहर निकाल के x कब लिख सकते हैं, जब आपका इफ़ x क्या हो, बिलोंग्स टू क्या हो, इंटीजर हो, यानी x के अंदर जब इंटीजर हो। तो इस प्रॉपर्टीज को आप तभी समझिएगा जब आपको हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। यानी x के अंदर क्या हो, अगर आपका y का वैल्यू क्या हो, -2 हो, ठीक है, तो आप इसको माइनस लिख सकते हैं, बाहर 2 लिख सकते हैं, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 ही होगा। 2 बाहर चला गया माइनस, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा सिंपली। इसी प्रकार से अगर y के अंदर क्या हो, -9 हो, ये माइनस बाहर लिख सकते हैं और इसको अंदर 9 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस सिंपली 9 का इंटीजर 9 ही होगा, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टीज़ हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज समझिएगा, दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारा, दूसरा प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज नंबर 2। इसमें क्या होगा, -x को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और -1। लेकिन इसको आप ऐसा कब लिख सकते हैं, जब इफ़ क्या हो, x नॉट बिलोंग्स टू क्या हो, इंटीजर, नहीं, जब x हमारा इंटीजर नहीं हो, ठीक है। तो जैसे आप y इक्वल टू वैल्यू लीजिएगा -2.5, हम ऐसा वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस बाहर लिखेंगे, अंदर 2.5 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ठीक है। तो -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, -2 होगा, पहले से माइनस लगा हुआ होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, और -1 है तो क्या हो गया, -3 हो गया, ठीक है। देखिए, तो इसको तोड़ने का तरीका होता है, इसको तोड़ने का यह तरीका है, सिंपली आपको हमने तुरंत अभी सिखाया था इस एग्जांपल में कि अंदर माइनस अगर 1.5 है तो इसी को अगर मान लेते हैं कि y का वैल्यू अगर -2.5 है, तो हमने जस्ट बताया था कि इसे जस्ट छोटा वाला वैल्यू, इसे जस्ट छोटा वाला वैल्यू क्या होगा, -3 होगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं -3 आ रहा है, और यहाँ से भी -3 आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपली आपको बताया कि ये एक तोड़ के लिखने का तरीका होता है, यानी -x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को आप इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 है। प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 क्या है, इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार आपको क्या बताने वाले हैं, इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार आपको बताएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x इक्वल टू क्या होता है, आपका 0 होता है, और क्या होता है, -1 होता है। कब 0 होता है, जब x बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है, और कब -1 होता है, जब x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। अब देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे x जब हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इसको केस करके बताते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, जब x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, तो x प्लस -x, ठीक है। x को हम x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को x ही लिखेंगे, और -x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को हम क्या लिखेंगे, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं और सिंपली उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस हमने बाहर निकाल दिया, सिंपली लिख दिया, तो ये कट गया, क्या आ गया, वैल्यू हमारा 0 हो गया, ठीक है। आपको मैच कर रहा है वैल्यू यहाँ से, ठीक है। चलिए, दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है हमारा, केस 2। केस 2 क्या है हमारा, केस 2 में जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, तो x हो गया प्लस -x हो गया, ठीक है। चलिए, x को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को x ही लिखेंगे, और -x को जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो क्या होगा हमारा, माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, -1, ठीक है। ये से ये कट गया, वैल्यू क्या आ गया, -1 हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये भी मैच कर गया हमारा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, समझ रहे हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपके लिए क्या है, बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो हालांकि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो आपको नहीं उतने सीखने हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको हमने यहाँ पे बताया, और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, सो आप इसको अच्छे से याद करके ही रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के। किसके बात करने वाले हैं यहाँ पे हम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लिखते हैं f(x) इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट को हम लिखते हैं एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या होता है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, समझ रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे हम आप क्या करने वाले हैं, इसको हम अच्छे से आपको बताएंगे और इसको अच्छे से इलेबोरेट करके देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स देंगे आपको, तब हम आपको समझाएंगे कि इसके डोमेन रेंज कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, ठीक है। y इक्वल टू हमारा फंक्शन है x माइनस जी आई ऑफ एक्स, ठीक है। हम यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं 2.5, x का वैल्यू क्या लेते हैं 2.5, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो गया 2.5 माइनस जी आई एफ ऑफ 2.5, ठीक है। ये क्या हो गया 2.5 माइनस जी आई एफ ऑफ 2.5 क्या होता है, सिंपली 2 दे देगा, ठीक है। तो 2.5 माइनस 2 कितना होगा आपका 0.5 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 के अनुसार y इक्वल टू एग्जाम्पल 2 के अनुसार, एक सेकंड रुक जाइए, एग्जाम्पल 2 के अनुसार हमारा हम x को क्या मानते हैं, x को मानते हैं 3.9, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो गया 3.9 माइनस जी आई एफ ऑफ 3.9, ठीक है। तो ये हो गया 3.9 और जी आई एफ ऑफ 3.9 क्या होता है, जी आई एफ ऑफ 3.9 होता है सिंपली 3, तो 3.9 में से 3 गया तो क्या हो गया 0.9 हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे x का वैल्यू हम लेने वाले हैं माइनस चलिए यही ले लेते हैं -3.9 ले लेते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो गया -3.9 माइनस टाइम्स ऑफ -3.9, ठीक है। तो ये आपका -3.9 आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको सिंपली इस प्रकार से भी तोड़ के लिख सकते हैं, हमारा ये जो वैल्यू था, ये जो हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 2 था, इसके अनुसार इस पर भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, और ये जो हमारा हमने क्वेश्चन दिया अभी, ये भी क्या है इंटीजर नहीं है। लेकिन आपको जैसा कि हमने बताया है कि इससे जो छोटा वाला वैल्यू लेना है तो उतना क्यों तोड़े अभी यहाँ पे हम, ठीक है। तो इसको छोटा वाला जस्ट वैल्यू क्या होगा -4, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 4 में से क्या हो गया -3.9 किया तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है, ये जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है, ये एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, जब भी होगा तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। देख रहे हैं कितना भी हमने वैल्यू डाल दिया, जब भी वैल्यू आ रहा है 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका डोमेन, ठीक है, डोमेन, इसका रेंज और इसका नेचर क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए, इसका डोमेन यानी एक्स, इसका रेंज यानी वाई, ठीक है। तो डोमेन यानी एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, तो एक्स हमारा डोमेन यानी आर हो गया, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज जब भी होगा 0 से 1 के बीच में होगा। यहाँ पे देख रहे हैं हमने एग्जांपल देकर समझाया कि एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, जब भी आएगा तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। 0 आ सकता है लेकिन 1 भी नहीं आएगा, यानी कभी होगा जब भी होगा 0 से 1 के बीच में होगा। इसका आंसर, इसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, क्या होगा 0 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। कोई इंटीजर, पार्टिकुलर इंटीजर जो है 3, 2, 1 ये सब पकड़ा जाएगा, लेकिन क्या होगा आपका, ये आपका 1 नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका 1 नहीं होगा, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये जो आपका वैल्यू है ये 0 आ सकता है लेकिन 1 नहीं आएगा, ठीक है। इसके बीच में कुछ भी वैल्यू आएगा, इसके बीच में जब भी आएगा तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो इसका आंसर हमने 1 को क्या किया है, क्लोज ब्रैकेट लिखा है, और 0 में क्लोज ब्रैकेट लिखा है, 1 को क्या लिखा है हमने, ओपन ब्रैकेट डाला है। नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर भी होगा आपका मेनी 1। इसका नेचर कैसा होगा, मेनी 1 का नेचर होगा। मेनी 1 कहने मतलब होता है कि ये जो आपका ग्राफ होगा इसका, एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू सेम ही देगा, ठीक है। हालांकि आने वाले समय में हम नेचर ऑफ फंक्शंस के बारे में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, मेनी 1, 1, 1 ऑन 2 इंटू सभी फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट को एक्स को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी लिखते हैं। ये एक्स क्या है, ये एक्स है, और ये क्या है इस प्रकार से एक्स, ठीक है, या फिर क्या है इस प्रकार से, समझ रहे हैं। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। पहले प्रॉपर्टीज होता है इसमें, इसके अनुसार आप एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पहला प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस जी आई ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जी आई एफ ऑफ एक्स को हम एक्स माइनस इसको इधर बुला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और ये क्या होता है हमारा आपका फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको प्रकार से हम इसको इधर बुला लिए तो एक्स को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अनुसार। तो ये आपका एक प्रॉपर्टीज भी होता है, ठीक है, इसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्या है हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 2 के अनुसार जी आई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपका ये क्या है आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट के अंदर
माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, समझ रहे हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 0 और 1। 0 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, और 1 कब होता है, जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखने हैं। जी एफ ऑफ एक्स 0 कब होता है और 1 कब होता है, जब जी एफ ऑफ एक्स को, सॉरी, जब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स और माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमारा वैल्यू 0 आता है और 1 आता है। 0 कब आता है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, 1 कब आता है, जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं प्रॉपर्टीज, अच्छे से एकदम याद रखने, एकदम रट लीजिए, समझते हैं एक तरह से, ठीक है, क्योंकि ये सारे का चीज़ का आपका यूज होता है, समझ रहे हैं। चलिए बच्चे, ये सारे आपको एग्जांपल्स के थ्रू हमने सारी चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से एलिब्रेट करके समझा दिया है। तो आज जो हमने क्या क्या बताया आपको, आज हमने यहाँ पे सिंपली आपको समझाया है टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। पहला हमने कॉन्स्टेंट फंक्शंस बताया, उसके डोमेन एज के बारे में बताया है, फिर आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में, फिर पोलिनोमियल फंक्शंस और रेशनल फंक्शंस, फिर आपके जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पे क्या हमारा डी था, यहाँ पे क्या है, ये आपका ई है, ई नंबर है, ठीक है, रुक जाइए थोड़ी देर। ये क्या है आपका ई नंबर है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या आपका एफ है, लोगरिथमिक फंक्शन। फिर हमने आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया है, जी नंबर, जी नंबर हो गया। फिर क्या है, सिग्नम फंक्शंस के बारे में बताया है। फिर सिग्नम फंक्शंस के साथ साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बाद में बताया है, फिर इसके प्रॉपर्टीज़ को हमने बताया आपको, ठीक है। फिर आपका क्या है, आई के बाद क्या है, इसका जे है, ठीक है। यानी फिर हमने लास्ट में आपको क्या समझाया है, लास्ट में हमने आपको बताया है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के बारे में, ठीक है, जे नंबर हो गया, समझ रहे हैं। तो ये आपके क्या हो गया, आज के सारे लेक्चर्स थे, और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के बारे में हमने बता दिया कि 2 प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप वीडियोज़ को देखिए, इसको ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, तभी हम आपके वीडियोज़ लेक्चर्स को कंटिन्यूअस रख पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।